मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अपूर्व नागर राजकीय एसपीसी राजकीय महाविद्यालय बीम जिला राजसमंद से आज आपको लोक प्रशासन में सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर शासन का संगठन न्यायपालिका उसके बारे में आज से चर्चा करूंगा। और आज जो हम टॉपिक लेंगे न्यायपालिका के अंतर्गत वो होगा न्यायपालिका का संगठन, कार्य स्वतंत्रता और उसका चयन, जजों का चयन, न्यायपालिकों का चयन। तो विद्यार्थियों, आपको ये मालूम होगा कि हमने कार्यपालिका व्यवस्थापिका पढ़ी, तो इसका सरकार का तीसरा, इस पूरे बैलेंस का तीसरा अंग जो बैलेंस करता है वो है जो इन नियमों की वैधता को समझाता है लोगों को, और सारी अपील नियमों के खिलाफ जो नियम बने हैं कार्यपालिका द्वारा, व्यवस्थापिका द्वारा नियम बनाए गए हैं, उसको अपहोल्ड करना, उसकी वैधता को जनता तक ले जाना, यह न्यायपालिका का काम है। और शासन की शक्तियों का दुरुपयोग कोई ना कर सके, तो इसके लिए ये सुनिश्चित करता है कि किसी भी प्रकार से रूल ऑफ लॉ यानी कि जो कानून बनाया गया है उसका शासन, कानून का शासन चले, तो ये न्यायपालिका उस कारण बनाई गई है। न्यायाधीश और न्यायालय समग्र राजनीतिक प्रक्रिया के महत्वपूर्ण पहलू होते हैं, और इसमें रॉबर्ट डाहल ने यह भी बोला है कि संयुक्त राज्य के सर्वोच्च न्यायालय को एकमात्र विधिक संस्था समझना अमेरिकी राजनीतिक पद्धति में उसकी महत्व कम आंकना, क्योंकि ये राजनीतिक संस्था भी है, यानी उस संस्था से राष्ट्रीय नीति के विवाद से प्रश्नों पर निर्णय प्राप्त किए जा सकते हैं, और राजनेताओं को क्वेश्चन भी किया जाता है, सरकार को भी क्वेश्चन किया जा सकता है यदि कानून सही प्रकार से न बने हुए हों तो। और उसके लिए हमने न्यायिक पुनरीक्षण की भी एक बहुत बढ़िया व्यवस्था दे रखी है, जिससे कि न्यायालय जो है उसकी ताकत, शक्ति और उभर के और लोकतांत्रिक संगठन में बहुत बेहतरीन तरीके से कार्य करने के लिए इस पर न्यायालय की और सर्वोच्च न्यायालय की तो बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो न्यायपालिका का महत्व आप समझ लीजिए कि कानून, जनता का कानून कौन बचाएगा? जनता को कोर्ट बचाएगा। यदि एग्जीक्यूटिव कार्यपालकों ने गलत कानून पास कर दिया, कोई कुत्सित मानसिकता है, तो कानूनों को ठीक करना भी न्यायपालिका काम है। आम आदमी को देश में कानून का शासन लागू करना, ये भी कार्यपालिका का काम है। कार्यपालिका जो है जब तक है तब तक आम नागरिक आराम से अपने घरों में रह सकता है, बिना किसी शोषण के डर से, बिना किसी दबंगों के डर से, बिना किसी गुंडागर्दी के डर से, बिना किसी अत्याचार के डर से वो आराम से अपने घर में अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकता है। तो इस कारण क्या है कि कानून बहुत जरूरी है, कानून, बिना कानून के कोई भी कार्य संभव नहीं है। अब आप समझिए कि न्यायपालिका क्या होती है। तो लास्की के शब्दों में एक राज्य की न्यायपालिका अधिकारियों का ऐसा समूह है जो कि राज्य के किसी कानून विशेष के उल्लंघन या तोड़ने संबंधी शिकायत जो विभिन्न लोगों द्वारा की जाती है, या राज्य और नागरिक और नागरिकों के बीच में की जाती है, उनकी प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाना, उनका न्याय करना, उनका जांच करने का तरीका है, और जांच इस प्रकार से की जाए कि कानून का शासन स्थापित हो। अब हम समझेंगे न्यायपालिका के कार्य, फंक्शंस ऑफ द जुडिशरी। पहला कार्य है न्यायपालिका का न्यायिक प्रशासन। न्यायिक प्रशासन का मतलब हुआ कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य न्याय प्रशासन है। न्यायालय दीवानी, फौजदारी, संवैधानिक मुकदमों में अपना निर्णय देता है, जिसमें विवादग्रस्त पक्ष अपने तर्क प्रस्तुत करता है। दूसरा है कानूनों की व्याख्या करना। कानून का मतलब क्या हुआ वो समझाता है। न्यायपालिका प्रमुख कानूनों की व्याख्या करता है। न्यायाधीश अपने विवेकानुसार कानूनों की व्याख्या करके अर्थ को स्पष्ट करते हैं। नागरिक अधिकारों की रक्षा करना। न्यायालय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। कई राज्यों में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान में भी दिया गया है, और इस बात का ध्यान रखते हैं कि सरकार का कोई अंग इन अधिकारों का अतिक्रमण न कर सके। अभियोगों के निर्णय, अभियोग यानी कि जो अभियोग लगाए गए हैं लोगों पे, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के ऊपर, सरकार के द्वारा व्यक्ति पर, व्यक्ति द्वारा सरकार पे, और जो भी किसी प्रकार का और अभियोग लगाया गया है, मतलब आपका फौजदारी भी है, और इवन अभियोग जो है आपके राष्ट्रपति पर भी, जैसे विधान पालिका लगाती है, विधान पालिका का विशेष अधिकार है, उसी प्रकार से हमको भी संविधान ये दिए कि हम किसी पर अभियोग लगाएं, किसी पर कोई बात कहते हैं कि इसने हमारे साथ ये बुरा किया है, जो भी है, शिकायत करते हैं तो उसका भी निपटारा करना। फिर संविधान की रक्षा करना, यानी संविधान में जो लिखा हुआ उस बात का
जो अक्षरशः पालन करवाना जनता से, वो भी न्यायपालिका का मेन कार्य हो गया है, मेन कार्य कहा जाता है। तो इसकी जो शक्ति है बाह्य यानी कि अल्ट्रा वायरस की शक्ति अंतर इंट्रा वायरस घोषित कर सकता है। न्यायालय की इस अद्वितीय शक्ति का आरंभ अमेरिका में हुआ था और सर्वश्रेष्ठ रूप भी वहीं उपलब्ध है। फिर है संघात्मक व्यवस्था की रक्षा। संघ यानी कि जब केंद्र और उसके अलावा बहुत सारे राज्य हो, राज्य अपने अपने बहुत बड़ा देश हो, उसमें अलग अलग राज्य, जैसे इंडिया, अमेरिका संघीय व्यवस्था है, तो हर राज्य का अपना स्वरूप है, लैंग्वेज है, इतिहास है और बहुत सारी प्रशासन है। तो हर अपने राज्य अपने हिसाब से अपने इसको चला सके, इससे दूसरे राज्य का दखलंदाजी नहीं हो, केंद्र की भी दखल कम से कम हो। तो इस कारण संघीय शासन प्रणाली के लिए न्यायालय की तो बहुत ज़्यादा ही जरूरत है, जो कि संविधान की रक्षा करने का काम करता है, राज्यों की भी रक्षा करने का काम करता है। परामर्श देना यानी कि न्यायपालिका का एक और काम है परामर्श देना। परामर्श देना यानी कि एडवाइस देना कार्यपालक को या जनता को, एडवाइस देना कि क्या करें और क्या न करें, जिससे कि जनता अपने रास्ते पर सही प्रकार से जा सके। विधायन संबंधी कार्य यानी कि जो न्यायाधीश भी विधायन का कार्य करते हैं, विधि निर्माण व्यवस्था का कार्य होने के बावजूद मुकदमों के निर्णय के सिलसिले में न्यायपालिका कानूनों की जो व्याख्या करती है, वो कतिपय कानून का निर्माण भी हो जाता है। और ये कोई कानूनी कल्पना नहीं, हकीकत है। जहाँ विधि और कानून मौन है, वहाँ अन्य कानून के अनुसार अपनी डिक्री दे सकता है, अपना न्यायालय अपना कोई जजमेंट दे सकता है, और वो जजमेंट अपने आप में एक नियम हो जाता है, एक सरकारी नियम की प्रकार से चलता है कि जो सरकार ने बनाया तो नहीं है, लेकिन क्योंकि जज ने व्याख्या कर दी है, इसलिए बाकी लोगों को भी आने वाली समय में जो भी न्यायालय में मुकदमा दायर करेगा उसको उसका फायदा मिलेगा पूर्णतया। फिर सरकार के कार्यों को औचित्य प्रदान करना। सरकार के जो भी कार्य हैं उनको रक्षा करने वाला, यदि सरकार ने नियम बना दिया तो सरकार के कार्यों को अपहोल्ड करेगा। यदि सरकार ने जुर्माना कर दिया बिना हेलमेट के, जुर्माना है 5,000 रुपये, तो आप कहोगे बहुत ज़्यादा है, तो आप बिना हेलमेट के आपकी सुरक्षा भी तो हो रही है। सरकार ने नियम बनाया 500 रुपये पकड़ेगा तो देने पड़ेंगे। तो आप या तो सरकार से बोलिए डायरेक्टली, सरकार कम करे, लेकिन सरकार ने यदि बोल दिया कि जुर्माना 5,000 है, तो आप फिर मैजिस्ट्रेट के सामने जब प्रस्तुत हो गए या आपकी गाड़ी को उठा के ले गई है नो पार्किंग जोन में, तो आप जब कहोगे कि हमारा कि साहब मेरी गाड़ी उठा ली गई, तो जज ये पूछेगा क्या आपकी नो पार्किंग जोन में थी कि साहब थी? जब थी तो जुर्माना भी है, जो सजा है वो आपको भुगतनी पड़ेगी। बस से बिना टिकट लेके बैठ गए, लिखा हुआ है साफ साफ कि जो बिना टिकट लेके बैठेगा उसको जुर्माना 200 रुपये या सजा या जो भी है। चेन खींच दी आपने, गलत खींची तो भी है। सब ये सब कार्यों में, नहीं तो कानून को मानेगा कौन? लोग एक दूसरे का मर्डर करेंगे। यदि कानून जो नियम बना दिया वो बना दिए, नियम उसके तो पालना है। मर्डर का केस है, उसमें आदमी को उम्र कैद भी हो सकती है, 5 साल की सजा भी हो सकती है और फांसी भी हो सकती है। तो इसमें फिर कुछ नहीं कर सकते। केंद्र सरकार का नियम है, उसको न्यायालय अपने हिसाब से देखकर अपना सरकार के कार्य को औचित्य प्रदान करने का कार्य करता है। प्रशासनिक कार्य ये भी करता है, अपने जो कर्मचारी की नियुक्ति है और उसके जो पेंशन है और मतलब सब कार्य, इन सबको न्यायालय जो है सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करता है। अब हम पढ़ते हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता न्यायपालिका के लिए जरूरी है, क्योंकि न्यायालय भी इंसान होता है, वो भी डरता है सरकार से कि कहीं ऐसा नहीं हो, मतलब वो डरता नहीं है न्यायाधीश पर। लोकतंत्र की पहचान वही है कि जब सरकार से डरना छोड़ दे न्यायाधीश, तो वो सही प्रकार से निर्णय देगा, और यदि वो सरकार से डरता है तो सही प्रकार से निर्णय नहीं दे पाएगा। और उसकी स्वतंत्रता के लिए क्या किया, बाकायदा कानून बनाया गया है, बाकायदा जजों का पैनल ही जज को नियुक्त करने की सिफारिश भी करता है। तो एक बात यह है, दूसरा ये कि योग्य न्यायाधीश को ही रखा जाता है काम पे। न्यायाधीशों के वेतन में कटौती नहीं कर सकते, उनकी सुविधाओं में कटौती नहीं कर सकते। न्यायाधीशों का कार्यकाल ये फिक्स होता है, उसको कम नहीं कर सकते। न्यायाधीशों की बर्खास्तगी भी आसान नहीं होती, पूरा एक सिस्टम होता है और सिस्टम में चला जाता है। उसी प्रकार से विधायिका और कार्यपालिका स्वतंत्र होता है न्यायालय, तो ये भी इसका मेन पॉइंट है। अब हम पढ़ेंगे न्यायाधीशों का चयन, यानी कि न्यायाधीश का जो अपॉइंटमेंट है वो कैसे होता है। पहला तो है कार्यपालिका द्वारा अपॉइंट होता है राजस्थान न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जो भी न्यायाधीश है वो अपॉइंट होते हैं। दूसरा विधायिका द्वारा निर्वाचन, विधायक यानी कि लेजिस्लेचर भी, यानी कि विधानसभा भी, विधानपालिका भी उसका न्यायाधीशों के निष्पक्ष न्याय की आशा करती है, और दलीय आधार पे चुने हुए जो न्यायालय है, न्यायाधीश हैं, उनका प्रॉब्लम होती है। इस कारण ऐसा भी कहीं पर प्रावधान है
कि विधान पालिका भी जो है इसको स्विट्जरलैंड में जैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है, और भारत में ऐसा नहीं। भारत में विधानसभा नियुक्ति करती न्यायाधीशों की, फिर जनता द्वारा निर्वाचन। कई जगह ऐसा भी है छोटे देशों में, जहाँ की जो जज है उसको जनता के द्वारा चुना लिया जाता है। तो ये हम लोगों ने इतिहास पढ़ा, और अब हम इसका लास्ट पार्ट न्यायपालिका के पढ़ते हैं कि न्यायपालिका में पिरामिड की भांति संरचना होती है। पिरामिड की भांति न्यायपालिका होता है। ऊपर सर्वोच्च न्यायाधिपति होता है, उसके बाद मुख्य न्यायाधिपति के बाद में उप मुख्य न्यायाधिपति और न्यायाधिपति, फिर ऐसे करके पिरामिड आकार की संरचना होती है। सर्वोच्च न्यायालय में खंडपीठ व्यवस्था होती है। सामान्य और प्रशासनिक न्यायालयों की व्यवस्था होती है, और विशेषीकृत न्यायालय की व्यवस्था भी होती है। तो अलग अलग संगठन बनते हैं न्यायपालिका के केस की जरूरत के हिसाब से। ये न्यायालय भी कई बार फर्स्ट बेंच, सेकंड बेंच, मतलब 2 बेंच, 3 ट्रिपल बेंच ये भी बैठती है केस की जरूरत के हिसाब से। वो भी एक प्रकार का जब जजमेंट का संगठन सिस्टम है कि जब एक जज बैठता 2 या 3 या उससे अलावा, तो और विशेषकर न्यायालय भी होते हैं स्पेशल काम के लिए बनाए गए। तो ये है न्यायालय। अब नेक्स्ट में हम करेंगे जो न्यायिक पुनरीक्षण का सिद्धांत।